जी हां, लोकसभा इंतखाबात के लिए तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम का सिलसिला शुरू है। महाराष्ट्र का अगर रुख करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद से मुकाबले के लिए कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इत्तेहाद में शामिल स्वाभिमान शितकारी संगठन ने 3 सीटों का मुतालबा किया है। पुणे में संगठन के कोर ग्रुप की मीटिंग में फैसला लिया गया है। स्वाभिमान शितकारी संगठन के सदर राजू शेट्टी ने कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को बाकायदा धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर मुतालबा की गई 3 सीटों पर आज फैसला नहीं लिया गया तो वो अकेले ही 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। वहीं लगातार हम देख रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर पहले ही कांग्रेस और एनसीपी को झटका दे चुके हैं। राधा कृष्ण विखे पाटिल को लेकर कांग्रेस में आपसी चप्पल जारी है। राधाकृष्ण के बेटे सुजय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राधाकृष्ण की क़यादत पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र में कांग्रेस कहीं ना कहीं मुश्किल में नजर आने लगी है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो बीजेपी इत्तेहाद से लड़ने के लिए अपनी जमीन किस तरह से हमवार करे, या फिर अपने ही घर में जो जंग छिड़ गई है उससे वो कैसे मुकाबला करे। इसी पर मबनी है हमारा आज का खास प्रोग्राम। और नाज़रीन, चलिए हम रुख करेंगे हमारे साथी हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे साथी अमित और साथ ही साथ अल नासिर जकरिया साहब भी हमारे साथ रहेंगे, जो कि सेक्रेटरी है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और बहुत ही खास मेहमान निरंजन शेट्टी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सबसे पहले निरंजन जी, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत बहुत वेलकम करते हैं न्यूज 18 में आपका। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से एक महारैली होने वाली है उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? कौन सी महारैली की बात करें सर? आज जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना जो है उनका एक इत्तेहाद सामने आ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह से देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक राजनीतिक विश्लेषण की बात है तो मुझे लगता है कि हमने जो भी प्रयास करने चाहिए थे इस लोकसभा के चुनाव के उपलक्ष्य में वो हमारा पूरा हो चुका है। अभी कुछ समय के अनुसार जब भी आवश्यकता होगी उस वक्त के अनुसार हम हमारे कैंडिडेट्स के नाम भी डिक्लेयर करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस एनसीपी अपनी पूरी कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाए तब तक हमारे सभी लिस्ट आपको शायद प्राप्त हुई होगी। तो अब ज्यादा समय नहीं है और राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो चुकी है। और जिस प्रकार से आप कयास लगा रहे हैं, आपने स्वयं अपने इसमें इख्तियार किया है कि किस तरह से आज कांग्रेस एनसीपी से अंबेडकर फैक्शन दूर हो चुका है, किस प्रकार से स्वाभिमानी लोग दूर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी यहाँ से एक पहली जीत की शुरुआत हो गई है, ऐसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है निरंजन जी, जिस तरह से ये जो गठबंधन सामने आया है आपका और साथ ही साथ शिवसेना का, उस पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। माजी में कुछ तलखियां भी रही हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये हमारे एक नेचुरल अलायंस थे। तो निश्चित ही जब उनको कोई बात नहीं जमी होगी तो उन्होंने उसको बात कही होगी। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि आज से नहीं बल्कि अनेक सालों से, जब बाला साहब ठाकरे भी जीवित थे तभी भी प्रमोद महाजन जी उनसे बात करते थे, मिलते थे, तो ये कोई नई बात नहीं थी। और आखिर में हमारे एक नेचुरल अलायंस में एनडीए में वो शामिल हो चुके हैं। अब मुझे लगता है वो बात हमने समाप्त करनी चाहिए। उद्धव जी ने स्वयं अपनी बातों को स्वीकार किया है, जो भी हमारे गठबंधन के नाते जो भी आवश्यक चीजें वो भी कर चुकी है। आज हमारे जो कैंडिडेट्स है वो भी मिल रहे उद्धव जी को। तो इस प्रकार से एक जो राजनीतिक पहल होनी चाहिए मुझे लगता है वो शुरू हो चुकी है।
ठीक है, राजनीतिक पहल जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अलनासिर जकरिया साहब भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और साथ ही साथ हमारे साथी अमित रॉय भी हैं। चलिए सबसे पहले अमित, आपका रुख करना चाहेंगे, इस वक्त के ताजा हालात जानना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार बदलती हम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एक के बाद एक करके जो है हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमने देखा कि प्रकाश अंबेडकर जो कांग्रेस एनसीपी का गुणगान गा रहे थे, अब यही दोनों पार्टियां जो है उनके लिए जो है एक तीखी साबित हो रही हैं, और उन्होंने इनका साथ छोड़कर खुद 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है लड़ाने की घोषणा कर दी है। तो पहली परेशानी ये हुई क्योंकि प्रकाश अंबेडकर के अलग होने के बाद जो दलित ओबीसी का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं कांग्रेस एनसीपी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अगर बात करें राजू शेट्टी पहले एनडीए के सहयोगी थे, लेकिन किसान विरोधी नीतियों के चलते उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा और कई दिनों से उनकी बातचीत जो है कांग्रेस एनसीपी से चल रही थी, लेकिन उन्होंने जो 3 सीटें मांगी है उस पर सहमति न होने के चलते उन्होंने आज बुधवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस को कि अगर इस पर निर्णय नहीं होता है तो वो अपने 15 उम्मीदवार 15 सीटों पे जो है उतारेंगे। राजू शेट्टी बहुत बड़े किसान नेताओं में उनकी गिनती होती है, तो कहीं न कहीं ये 2 मुसीबतें जो है कांग्रेस एनसीपी के लिए साबित हुई हैं। वहीं अगर तीसरी बात करें तो विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे डॉक्टर सुजय पाटिल, उन्होंने कल बीजेपी में प्रवेश किया, देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें प्रवेश करवाया। उसके बाद से जो लीडरशिप है राधाकृष्ण विखे पाटिल की, उस पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सवालिया निशान खड़ा हो गया है, और अंदरूनी जो है कई सारे नेताओं ने जो है हाईकमान से बात की है कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है चुनाव के समय। तो कहीं न कहीं सीटे का एक दबाव जो है राधाकृष्ण विखे पाटिल पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। वही एक और चीज की अगर आपसे बात करें, महादेव जानकर पशुपालन मंत्री हैं और वो बीजेपी के कोटे से सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई चीजें क्लियर नहीं हुई। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजू शेट्टी और महादेव जानकर की गुप्त बैठक हुई है और उस बैठक में चौथी अगाड़ी यानी 4th फ्रंट जो है बनाने की बात कही गई है। और अगर राजू शेट्टी का आज शाम तक फैसला नहीं हुआ तो शायद वो महादेव जानकर के साथ जो है 4th यानी चौथी अघाड़ी जो है वो बना सकते हैं। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस एनसीपी के लिए मुश्किलों भरा समय जो है वो जी ठीक है। तो कांग्रेस और एनसीपी के लिए मुश्किल भरा वक्त हम कह सकते हैं। अलनासिर जकरिया साहब हमारे सामने मौजूद हैं। अलनासिर साहब, बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज 18 में। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे, हर तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुश्किल में है, आपसे सही तज्जिया? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल मुश्किल में नहीं है, बल्कि हालात बहुत साजगार हैं, अच्छे हैं, और हमें उम्मीद है कि आवाम आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर साथ देगी कांग्रेस को। और जहां तक अमित राय जी ने कुछ बातें उठाई है, हमारा महागठबंधन तो आप समझ लीजिए तय है। हमारे आदरणीय सम्मानीय खासदार अशोक चव्हाण साहब ने और एनसीपी के सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर और दूसरे अलग अलग सेक्युलर पार्टीज के साथ मिलकर, लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में लेकर ये गठबंधन तैयार हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि लोकसभा में भी 48 सीट में से कांग्रेस एनसीपी के मेजॉरिटी सीट्स आएंगे और आने वाले असेंबली इंतखाबात में भी कांग्रेस की हुकूमत महाराष्ट्र में नाफिज होगी। ठीक है, प्रकाश अंबेडकर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में उनको खेल बिगाड़ने वाली पोजीशन में भी कहा जा रहा है। देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी से कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरान ने कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन किए हुए, और मैं इस पे कुछ मीडिया पर चैनल पर उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रकाश अंबेडकर साहब और दूसरे लाइक माइंडेड पार्टीज कांग्रेस और एनसीपी को साथ देकर हमारा एक ही लक्ष्य है कि भाजपा सेना को शिकस्त देना। ठीक। निरंजन शेट्टी जी, देखिए कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शेट्टी जी। नहीं, ऐसा है, अलनासिर जकरिया जी बहुत ही मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, पूरी खोखली बात कर रहे हैं, उनके पूरे शरीर में से जान निकल चुकी है जिस आधार पे वो चुनाव में जाते थे। अब देखिए इनमें दिक्कत क्या हो रही है, अब हिंदू मुसलमान का दंगा फसला ये नहीं कर पा रहे, ना तो
ये जाति का भेद कर पा रहे। जिस प्रकार से अंबेडकर जी के विरुद्ध में इन्होंने ही कैंडिडेट दिया था, आज वही प्रकाश अंबेडकर उनके साथ नहीं है। तो ये सभी जाति के भी अलग अलग लोग हैं, वो भी इनके साथ नहीं आने वाले और इनको बिल्कुल वोट देने वाले नहीं। तो निश्चित ही ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के इंतखाब भी इनका ही होगा, तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं कांग्रेस के लोग। और मुझे लगता है कि ये समय सिर्फ चुनाव हो जाने दीजिए, तब शायद अल नसीर जकेरिया और हम यहीं पर बैठकर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा में उनकी शिकस्त हुई। जी, अल नासिर जकरिया साहब, फूल्स पैराडाइज का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये तो तय है कि जो नया गठबंधन बीजेपी का और शिवसेना का है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा मजबूती से अपना जो पहुंच है वो बनाता दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीजेपी की लीडर कह रहे हैं फूल्स पैराडाइज। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पिछले 5 सालों में इन्होंने लोगों को फूल्स बनाया, इन्होंने लोगों को एक झूठा पैगाम पहुंचाया, झूठे वादे किए और इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया। ये फूल्स पैराडाइज में रह रहे, क्योंकि जमीनी हकीकत ये बताती है कि आने वाले इंतखाब में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कांग्रेस की हुकूमत नाफिज होगी और राहुल गांधी तिरंगा लहराएंगे रेड फोर्ट पर आने वाले अगस्त 15 को। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का ताल्लुक है, ये एक ही चट्टे बट्टे के दोस्त है, साथी है, ये एक ही कॉइन के दो हिस्से। ये एक में को गाली देंगे, बदनाम करेंगे, झूठ मूठ के इल्जाम डालेंगे और जब चुनाव आते, इंतखाब आते तो ये जुड़वा भाइयों जैसा व्यवहार करते और हाउस में, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर ये एक में को गालियां देते, टिप्पणी करते, पर्सनल अटैक करते, एक में के जो मैनिफेस्टो है, प्रमाण पत्र है, उस पर ये टिप्पणी करते। तो इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ मारधाड़ तोड़ मरोड़। आप मुझे बताइए पिछले 5 सालों में इनका एक, देखिए ऐसा है, एक अच्छा काम मुझे बताइए इन्होंने देश के मुल्क के हित में किया? कुछ नहीं किया। अल नसीर जी को मैं यहाँ से लेकर जाति का, धर्म का, ये सब बातें अभी बंद करो। अब मुल्क की उन्नति, तरक्की, खुशहाली की बातें करो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो गई है। हम तो जाति लोगों को, नीचे जात के लोगों से लड़ रहे हैं। आप प्रकाश आंबेडकर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आर्मी के लोगों को, जिस बाबा साहेब आंबेडकर को कैंपेन के लिए इस्तेमाल किए, ये तो हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। नसीर जी सुन लीजिए ना, अफसोस होता है कि अब तो नसीर जी सुन लीजिए ना, 5 साल में आप मुझे निरंजन जी आप अपनी बात जारी रखिए, आप भी बोलते रहिए। महाराष्ट्र के लिए, इस मुल्क के लिए क्या? नसीर जी सुन लीजिए ना, नसीर जी सुन लीजिए प्लीज, नसीर जी सुन लीजिए ना, मेरा जवाब सुन लीजिए ना। इनके पास जवाब नहीं है, मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, जिस बाबा साहेब का जिस बाबा, जरा सुन लीजिए ना नसीर जी, थोड़ा शांति से सुन लीजिए, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी मेरी बात को संयमता से सुन लीजिए। मेरा कहना है कि जिस बाबा साहेब आंबेडकर को आपने टिकट नहीं दिया, जिनको आप बाबा साहेब आंबेडकर को आपने हराने का काम किया, आज उसी बाबा साहेब आंबेडकर के सुपुत्र आपके साथ नहीं है। वो उनको पता है कि आज तक आपने देश, नहीं आप बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बताने दीजिए ना, आप मुझे बताने देंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर के बाबा साहेब, मैं जवाब दे रहा हूँ कैबिनेट में कि हम इस संविधान, अरे आप मत लीजिए ना, आप लोग जिस प्रकार से भ्रमित करके बाबा साहेब के अम्बेडकर के नाम से आपने वोटों की राजनीति की, आज तक आपने जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से वोटों की राजनीति की, वो लोगों को ध्यान में आया। दलितों को मैं बताता हूँ, सुनिए ना। आप तो मत ऐसा गलत बात कीजिए। अरे आपकी मिट्टी आप बताइए ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो दीक्षा भूमि है, जो हिंदू मिल है, उसको हमने अधिग्रहण किया। पिछले 60 सालों में आपने उसको अधिग्रहण करने का प्रयास नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर जिधर जिस लंदन में रहते थे, उसको हमने अधिग्रहण किया। तो हमने वो हर अल नासिर जकरिया साहब और निरंजन शेट्टी साहब, बहुत अहम खबर है। अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस को धमकी दी है। कांग्रेस के लिए ये खबर, अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस को धमकी दी है, एक सीट नहीं छोड़ी गई तो कांग्रेस का खेल बिगाड़ देंगे।
कांग्रेस से एक सीट छोड़ने का मुतालबा किया है और अबू आसिम आजमी साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अबू आसिम साहब बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे न्यूज 18 में, अपनी बात रखिए। शुक्रिया है ना जी। देखिए ऐसा है कि हमने कोई धमकी नहीं दिया, हमने असलियत तुमको बताया है कि समाजवादी पार्टी का इस देश में एक संकल्प है, एक उनका कमिटमेंट है कि इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच को, इस देश के अंदर, इस देश के संविधान को, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संघर्षों को हम याद करते हैं और हमें इस देश को जो हमारा ताना बाना है सेकुलरिज्म का, जो गंगा जमनी तहजीब के सेकुलरिज्म है, इसलिए हमें किसी तरह से वोटों का बंटवारा नहीं होने देना चाहिए। देखिए आप सब इस बात की तारीफ करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो सबसे अच्छा अलायंस हो सकता था, जो वोटों के बंटवारे को रोक सकता था, वो बंटवारा समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया, अलायंस किया और कांग्रेस को बगैर मांगे हुए उनके दो बड़े नेताओं के लिए, राहुल गांधी के लिए और श्रीमती सोनिया जी के लिए 2 सीटें छोड़ दिया। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब महाराष्ट्र में सबसे अच्छा अलायंस जो होगा वो कांग्रेस, एनसीपी और जो छोटी पार्टियां हैं सेकुलर, उनका होना चाहिए। परंतु कांग्रेस को एक मसला है कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया। कांग्रेस अभी भी अपने बहुत ही ज्यादा अभिमान में है। उनको जो है सिर्फ यह है। ठीक है अबू आसिम आजमी जी, हमारे साथ अल नासिर जकरिया साहब भी मौजूद हैं। चलिए सीधे उनसे इसका जवाब चाहेंगे। अल नासिर जकरिया साहब फौरी जवाब चाहेंगे। अबू आसिम आजमी साहब खुद हम लोग से मुखातिब है। देखिए अगर आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी ने हमें धमकी दिया है तो हम इस चैनल पर अलग ऐलान करते कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हम किसी की धमकी, किसी के डर से चुनाव में नहीं आ रहे। हमने पिछले 5 साल में ऑपोजिशन की क्या भूमिका थी हमने उसको निभाए। हम लोगों तक लड़ाई लड़े, क्या हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एसपी के साथ आया जा सकता है। एजेंडा नहीं है। निरंजन शेट्टी बात कर रहा हूं, आपको धमकी दे रहे हैं अल नासिर जकरिया जी। जकरिया साहब से मैं पूछूं जरा। जी आसिम साहब आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। जकरिया साहब मैं अगर आपसे कह रहा हूँ एक सीट सुनिए ना, मैं अगर ये कहूं कि समाजवादी के साथ कांग्रेस का अलायंस होकर के एक सीट दी जाए और वोटों का बंटवारा ना हो तो आपको उसको धमकी लगती है। आपको मैं आपसे कहूं कि आपकी क्या हैसियत है। एंकर कह रहे अपोजिशन हमारे सम्मानीय एंकर कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब ने उसकी वजाहत कर दी। अल नासिर जकरिया साहब अभी तो आपने अभी क्या जवाब देंगे? सरफरोशी की बात की ना। अभी मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अप्रिशिएट कीजिए। आप उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लड़ने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी 2 सीट आपको छोड़ रही है। आपका अपोजिशन लीडर क्या भूमिका निभाया आपने? आपका अपोजिशन लीडर आज जो है राधा कृष्ण विखे पाटिल बीजेपी में उनका लड़का चला गया और तैयारी। नासिर जकरिया साहब फौरी जवाब चाहेंगे क्योंकि वक्त जो है वो लगातार गुजरता जा रहा है। अभी भी सुधर जाइए और सीधे सीधे रास्ते पे आ जाइए, वरना वही हालत आपकी होगी। अभी यहाँ आजमी साहब यूपी की बात नहीं चल रही है, बात महाराष्ट्र की चल रही है। मुद्दा ऐसा है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने जो अपोजिशन की भूमिका निभाई है, हमने सरकार को चेक पे रखा, हमने सरकार के स्कैम्स को पकड़े, हमने एक्सपोज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुधरी नहीं। यहाँ के वजीर आला आज आके क्लीन चिट देते हैं। इनके एक दर्जन के ऊपर हमको ऐसे ही ऑपोजिशन लीडर चाहिए। स्कैम में पकड़े गए। हमने इन पर सवाल उठाए हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, लेकिन जवाब नहीं है। सर आपको एक कौन सा अधिकार है? शक्ति साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। कांग्रेस को अधिकार है क्या? हिना जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस को अधिकार है स्कैम के बारे में बात करने की? बेरोजगारी है। अबू आसिम आजमी साहब की बात सुन लेते हैं। चलिए अबू आसिम आजमी साहब अपनी बात को आगे बढ़ाइए। कांग्रेस को कौन सा नैतिक अधिकार है? तो नाज़रीन लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इन्वॉल्व है। आप लोग अभी अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी जाने वाले, ये लोग बता रहे। अल नासिर अफसोस है जी मुझे अफसोस है। सर अच्छे दिन आ गए, तभी तो आपका प्रियंका गांधी जी के लिए अच्छे दिन आए। अबू आसिम आजमी साहब कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अफसोस है जकरिया साहब की बात के ऊपर। जकरिया साहब आप इतनी बात कर रहे हैं, अरे हाउस में तो मैं रहता हूँ ना, क्या क्या पोजीशन का रोल अदा किया आप लोगों ने?
आपका जब अपोजिशन लीडर जिसको आपने हाउस में अपनी तरफ से जब बनाया है वो खुद ही बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो क्या बात करेंगे आप भाई साहब? अरे आप नहीं, गलत बात है। वो बीजेपी के साथ बिल्कुल खड़े नहीं है। हाउस में उनका रोल बहुत अच्छा रहा। आप स्क्रिप्ट ले आइए ना, जो डिबेट होते हाउस में उसके आप स्क्रिप्ट ले आइए, दूध का दूध पानी का पानी। साहब हमको तो ऐसे शानदार रोल अदा किया, लेकिन हमारे कांग्रेस के लीडरान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्कैम्स एक्सपोज किए, चाहे वो चिक्की स्कैम हो, चाहे वो ये बेबुनियाद बातें हैं। और हमें ठीक है, हमारे साथ अमित राय भी मौजूद है। अमित सीधे तौर पर जानना चाहेंगे, अमित आपके पास आना चाहेंगे। एक नई सियासी इक्वेशन भी कहीं ना कहीं नजर आने लगी है इस वक्त की डिबेट के बाद, क्या कुछ कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि सभी पार्टियों का अपना स्टैंड जो है मत अलग अलग है। अबू आजमी जी ने जो कहा कि एक सीटें उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने जो है जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप शुरू किया है, कांग्रेस अपनी चीजें कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अपने घटक दलों को साथ ले जाने में कांग्रेस एनसीपी क्यों चूक रही है? क्यों प्रकाश अम्बेडकर जो है साथ में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों यहाँ पर राजू शेट्टी साथ में नहीं आ पा रहे हैं? बीजेपी की तरफ से महादेव जानकर को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों वो राजू शेट्टी के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं? क्यों समाजवादी को साथ में लेकर चलना नहीं चाहते हैं? तो कहीं न कहीं ये जो दोहरा मापदंड जो है दिखाई दे रहा है राजनीति का जो है, वो अपनी पार्टियों में टिकट लेने की होड़ है, और साथ में एक दूसरे को कह तो रहे कि सभी जो है महागठबंधन, लेकिन महाराष्ट्र में महागठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस एनसीपी एक साथ है, बीजेपी शिवसेना एक साथ है, लेकिन जो दूसरे घटक दल है वो साफ तौर पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले, उन्होंने भी जो है सीट मांगी हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम साथ में तो है, लेकिन अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अमित यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, अमित यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, ये जो दूसरे दल हैं, जो छोटे दल हैं, ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित जरूर होंगे, ये किसी भी पार्टी को भूलना नहीं है। मोबाइल देना। देखिए निश्चित तौर पे भले ये न जीते, लेकिन जो वोट काटने वाली बात है, ये निश्चित तौर पे उनके घटक दलों की वोट काटने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजू शेट्टी की अगर बात करें तो वो किसानों के बड़े नेता हैं, वो सांसद हैं। अगर वो कुछ वोट काटते हैं उसका खामियाजा कांग्रेस एनसीपी को भुगतना पड़ेगा। महादेव जानकर वोट काटते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का ठीक है, अल्लाह से ज़करिया साहब सीधे आपका जवाब चाहेंगे कि आखिर जो गठबंधन की बात की जा रही है उसको समझाने में इतना देर क्यों हो रही है या नाकामी क्यों? अल्लाह से ज़करिया साहब। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। अभी इलेक्शन कमीशन का डेट्स कल ही अनाउंस हुई है, तो ये हमारे सीनियर लीडर्स डायलॉग ओपन किए, कम्युनिकेशन चैनल्स जारी है, और हमें उम्मीद है कि इसमें महागठबंधन बड़े मजबूती के साथ उतरेगा और बीजेपी शिवसेना को शिकस्त देगा। ठीक है, एक मिनट मुझे पूछना प्लीज। जी आसमी साहब, अबू आसिम आसमी साहब, अपनी बात रखिए। ज़करिया साहब सुनिए ना। ज़करिया साहब, पिछले कई महीनों से बात चल रही है, आज तक एक सीट पर समाजवादी पार्टी को इन्होंने अलायंस में नहीं दिया। मुझे बताइए कि अगर मुझे मेरी मर्जी से मैंने 5, 6, 7 चॉइसेस दिया है, अगर इनमें से मुझे कोई सीट नहीं मिलती है तो मुझे अकेले लड़ने का अधिकार है कि नहीं? ठीक है, चलिए निरंजन शेट्टी जी, आपसे भी फौरी तौर पर चाहेंगे कि ये तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं और कांग्रेस जिस तरह से लगातार कह रही है कि अभी भी उसके लिए आगे संभावनाएं हैं, किस तरह से देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं अबू आजमी से जो बात कह रहे, अबू आजमी साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो मैं समझ रहा हूँ। इन्होंने अनेक वर्षों तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी और खास करके कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन इन्होंने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और राहुल गांधी जी को साथ लिए तो किस प्रकार से उनको शिकस्त खानी पड़ी। तो ये अनुभव भी है। आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस नेस्तानाबूद हो चुका है, पूरे उस नक्शे से निकल चुका है, और इसी कारण से जब मायावती जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो निश्चित ही जब राजनीति में कोई एक गठबंधन होता है तो वहां पर एक विचार होता है कि किस प्रकार से वोट उनको प्राप्त हो। तो कहीं ना कहीं जब समाजवादी में अखिलेश जी ने सोचा होगा तो कहीं ना कहीं मायावती जी का जो वोट बैंक है
और उनके अपने वोट बैंक है, उनको मिलाकर हमको परास्त महाराष्ट्र में किस तरह से देखेंगे राजनीतिक में जब भी चर्चा होती है। नहीं, मुझे लगता है इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, स्वयं अबू आजमी जी स्वयं जानते हैं कि वो एक सीट भी देने को किस प्रकार से आनाकानी करते हैं। जब इस प्रकार से वो रवैया रखेंगे तो जब एक बात कह रही है कि महागठबंधन की बात होती है, ये कहते हैं कि महागठबंधन, लेकिन हम इनको महामिलावट पहले दिन से कह रहे हैं। वो कभी शक्कर कम गिरता है या दूध कम गिरता है, लेकिन अल्नासिर ज़करिया साहब साफ तौर पे ये तो कह रहे हैं कि उनके लीडरान बात कर रहे हैं। अल्नासिर ज़करिया साहब बार बार कह रहे हैं कि लीडरान बात कर रहे हैं, तो यानी अभी आगे उम्मीद है। आप मुझे बताइए उस जी हमें उम्मीद मैं है, कहता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर, जिस बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने टिकट नहीं दी, वो प्रकाश अम्बेडकर को साथ ले जाएंगे। ठीक है, अबू आसिम आज़मी साहब अपनी बात अबू आजमी साहब स्वयं बताएंगे। अबू आसिम आज़मी क्या साहब ये कभी लेके जाएंगे? अबू आजमी साहब आप बताइए, क्या आपके पास जवाब है? अबू आसिम आज़मी साहब आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की अबू बहुत आजमी कमी है, साहब, बहुत जल्दी निरंजन हम आपसे शेट्टी बात जानना कर रहा चाहेंगे। हूँ, बताइए ये कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चले? ये प्रकाश अम्बेडकर को लेके चलेंगे साहब? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इलेक्शन लड़ते थे, यही कांग्रेस सामने खड़े होकर के उनको हरा देती थी। आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट करते हो। बाबा साहब अम्बेडकर को कोई अधिकार नहीं है, मुस्लिम लीग ने चलिए ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो एक नया रंग लेती नजर आ रही है, और तमाम चीजें हमने अपने नाज़रीन के सामने अभी यहाँ पर रखी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से आगे भी हम डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे, बहुत सारी चीजें सामने आती रहेंगी। अपने तमाम मेहमानों का, अल्नासिर ज़करिया साहब, निरंजन शेट्टी जी और अबू आसिम आज़मी, और साथ ही साथ हमारे साथी अमित राय, सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।